नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। 4 बजे की बड़ी खबरों का वक्त हो चला है। 23 महीने जेल काटने के बाद आजम खान आखिरकार जेल से जमानत पर रिहा हो गए। लेकिन आजम की अगवानी में पहुंचे उनके समर्थकों पर पुलिस ने क्या बड़ा एक्शन लिया है। वहीं गुजरात से लेकर भोपाल और यूपी में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने के लिए हिंदू संगठनों ने कौन सा नया तरीका निकाला। 23 महीने के बाद आजम खान जेल से बाहर निकले हैं। आजम के बाहर निकलने के पहले सीतापुर जेल के बाहर सस्पेंस बढ़ा रहा। समर्थक आजम का इंतजार करते रहे, लेकिन आजम के बाहर आने का वक्त बढ़ता रहा। फिलहाल आजम बाहर आ चुके हैं, रामपुर पहुंचने वाले हैं। आजम की रिहाई के बाद यूपी में सियासत भी शुरू हो गई। आजम समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या हाथी की सवारी करेंगे, यह सवाल आजम खान से सीधे पूछा गया। आजम खान चाहते तो बीएसपी में शामिल होने वाली बात से सीधे इनकार कर सकते थे, लेकिन आजम खान ने ऐसा नहीं किया। आजम खान बाहर आ चुके हैं और अब किसका खेल कितना बदलेगा, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान आखिरकार जेल से बाहर आ ही गए। आजम खान को 23 महीने बाद जेल से रिहाई मिली। आजम खान को लेने उनके दोनों बेटे पहुंचे। सीतापुर जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। आजम खान 100 गाड़ियों के काफिले के साथ रामपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद आजम खान के जेल से बाहर निकलने पर सस्पेंस बना रहा। आजम खान को सुबह 7 बजे ही जेल से बाहर निकलना था, लेकिन कागजी कार्रवाई के दौरान नया पेच फंस गया। यहाँ पे आपको अनावश्यक भीड़ दिखेगी, आप उस अनावश्यक भीड़ को विनम्रपूर्वक आग्रह करेंगे, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे खड़ा होना कोई किसी को परमिशन नहीं है। यहाँ पेच फंसा, वहाँ पुलिस ने आजम खान के समर्थकों को पेच टाइट करने शुरू कर दिए। 1244 लागू है, ये आप उनको बताएंगे, बारंबार बताएंगे। जितनी भी पुलिस कर्मी है, जैसे जिनके हाथ में लाभ लेना रहे, आप इसका इस्तेमाल करिए। आजम खान के स्वागत में गाड़ियों का रैला पहुंचा था। प्लान ऐसा बनाया था, आजम बाहर निकलेंगे तो पूरा देश देखेगा, लेकिन फिल्म शुरू हो पाती उससे पहले ही पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। जो भी व्यक्ति अगर ग्रुप बना के कहीं खड़े हैं तो कृपया शांति व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहकार्य कीजिए और कृपया आप अपने काम और अपने घर की तरफ प्रस्थान करिए। पुलिस ने आजम खान समर्थकों की 25 गाड़ियों पर 73,500 रुपए का चालान काट दिया। जेल के बाहर ये सभी गाड़ियां नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। 23 महीने के बाद आजम खान जेल से बाहर निकले। आजम बाहर आकर समाजवादी बने रहेंगे या हाथी की सवारी करेंगे, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जिस रास्ते से वो आगे बढ़ने वाले हैं, उस रास्ते पर पुलिस का सख्त पहरा था। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। अगर आजम खान के जमानती काफिले में कोई हुड़दंग होता, कोई बवाल होता, तो ऐसा पुलिस एक्शन के लिए तैयार बैठी थी। आजम खान की रिहाई से पहले सीतापुर जेल के बाहर भारी अफरा तफरी मची रही। उनके बेटे अदीब आजम सुबह 7 बजे जेल के बाहर पहुंच गए थे। उनके साथ ही आजम के समर्थक भी जेल पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस ने आजम के बेटे अदीब आजम और समर्थकों को गेट से हटा दिया। अब बात उस सस्पेंस की जिसने आखिरी मूवमेंट में आजम एंड फैमिली की धड़कनें बढ़ा दी। दरअसल आजम पर रामपुर कोर्ट में एक केस चल रहा था, जिसमें 6,000 रुपए के जुर्माने का आदेश हुआ था, लेकिन आजम ने वो जुर्माना नहीं भरा था। 10 बजे कोर्ट खुलते ही आजम खान के एक रिश्तेदार ने रामपुर कोर्ट में जुर्माने की रकम जमा की। ईमेल के जरिए जानकारी सीतापुर जेल भेजी गई, जिसके बाद करीब 12:30 बजे आजम खान की जेल से रिहाई हो पाई। यानी 6,000 के लिए आजम खान 5.5 घंटे ज्यादा जेल में रहे। ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सप्लेनेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर, अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि है जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ उन्होंने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। आजम खान से मिलने सीतापुर जेल जा रही मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा की पुलिस से तीखी बहस हुई। वो अपनी कार से जेल की तरफ जा रही थीं, तभी उनकी गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया। उन्हें दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा गया,
इस पर सपा सांसद की पुलिस से बहस हो गई। 23 महीने बाद आजम खान जेल से बाहर तो निकल गए, लेकिन कितने देर बाहर रह पाएंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आजम खान पर दर्ज मुकदमों में 59 मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग है, तो 19 मामले सेशन कोर्ट में। इसके अलावा 3 मामले जिला अदालत में भी हैं। इनमें से कई मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। फर्जी पैन कार्ड और पासपोर्ट मामले में कोर्ट से बहुत जल्द फैसला आ सकता है, जिसमें अगर उन्हें सजा होती है तो फिर जेल जाना पड़ सकता है। आजम खान कितने दिन बाहर रहेंगे ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन आजम के बाहर आने से यूपी की सियासी सरगर्मी जरूर तेज हो गई है। खबर है कि आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी रिहाई का स्वागत किया। अखिलेश के मुताबिक आजम खान को झूठे केस में फंसाया गया था। आने वाले समय में सभी केस खत्म होंगे। हर फर्जी केस सपा सरकार में वापस लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे, और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं वापस लेने का काम सरकार में होगा। देखिए, वो ले सकते हैं, वो तो आतंकवादियों के भी मुकदमे इन लोगों ने वापस लिया है। तो आजम खान साहब तो मलिक राजनेता हैं, और वो क्या करेंगे ये उनका अपना निर्णय है, लेकिन ऐसा सौभाग्य उनको प्राप्त होने वाला नहीं है। अब जो है दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तब न वापस लेंगे। लेकिन प्रदेश की जनता जिस तरह से उनके सरकार में अराजकता का माहौल था, अपराधी जिस तरह से जेल से डीजीपी से मिलते थे आके, यहाँ लखनऊ में पुलिस उपाधीक्षक को उनके गुंडे घसीटते थे, जनता इसको याद रखी है, इसलिए कभी भी उनको दोबारा ये अवसर देने वाली नहीं है। आजम खान की जेल से 23 महीने बाद रिहाई हो गई है। आजम खान 23 अक्टूबर 2023 से जेल में है। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने उन्हें क्वालिटी बार मामले में जमानत दी थी। इसके बाद उनके बाहर आने का रास्ता साफ हुआ था। आजम को अभी तक कुल 72 मामलों में जमानत मिल चुकी है। इनमें पहले से उन्हें 53 केस में बेल मिल चुकी थी। हाल में उन्हें 19 और केस में राहत मिली। वैसे आजम के खिलाफ कुल 104 केस चल रहे हैं, जिनमें 93 तो अकेले रामपुर में हैं। आजम खान बाहर आ गए हैं। उनका काफिला किस तरफ जाएगा, अखिलेश या फिर मायावती, इसमें से अभी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। सितंबर खत्म होने को है, लेकिन सितंबर का सितम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात कोलकाता में मूसलाधार बारिश हो गई, जिसके चलते पूरा कोलकाता पानी पानी हो गया। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई, ट्रेन और फ्लाइट्स का शेड्यूल बिगड़ गया, और तो और स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए। देखते देखते मकान पानी में समा गया, बस अड्डा पानी में डूब गया। छोटी छोटी गलियां नदियों में तब्दील हो गई। बाइक के पीछे काले पीले रंग की ऑटो भी बह गई। ट्रेन की पटरी जलमग्न हो गई। दुर्गा पांडाल में पानी भर गया। सड़कें सैलाब बन गई। आधे देश में मानसून की विदाई हो गई है, लेकिन अभी भी देश के कई हिस्सों में मानसून का सितम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कोलकाता में आधी रात से ही मूसलाधार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह भयंकर जल जमाव हो गया। सबसे ज्यादा बरसात गरिया इलाके में दर्ज की गई, जहां रात 1 बजे से सुबह 5 बजे के बीच महज 4 घंटे में 332 mm पानी बरसा। इस दौरान पूरे शहर में लगभग हर जगह 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, और पिछले 24 घंटे में 247 मिलीमीटर बरसात हुई। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात हैं, तो रेल और मेट्रो सेवाएं बाधित हुई। सियालदह रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखिए। यहाँ पटरियों पर 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। ट्रैक पर जल जमाव होने की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं।
जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन के अंदर और बाहर पानी भरा है। कई हिस्सों में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। कई घरों और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भी पानी घुस गया। कोलकाता शहर का सबसे पॉश एरिया केमार्क स्ट्रीट, और केमार्क स्ट्रीट का हालत थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर रास्ता जो है, ये रास्ता तो माना नहीं जा सकता, ये कहीं ना कहीं नाला पे तब्दील हो चुका है और यहाँ पर यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। यहाँ का जो दुकानें हैं, वो दुकान को दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर दुकान के अंदर तक पानी चला गया है और जैसे कि सारे दुकानें फिलहाल बंद है। जितने भी गाड़ियां फुटपाथ के ऊपर खड़ा था, उसका भी लगभग डूब चुका है। तो ऐसे ही कई सारे गाड़ी यहाँ पर जैसे रुकी हुई है और सामने देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस की एक वैन भी रुक गई है और यहाँ का जो स्थानीय है उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सुबह से तो ऐसा ही हालत है, दुकान सब बंद पड़ा हुआ है। हम लोग मॉर्निंग से आए हुए यहाँ पे स्टोर में, हम स्टोर मैनेजर है, ये हमारे स्टाफ है। हम लोग आए कि पानी रुके तो हम लोग थोड़ा अंदर से सफाई क्लीन करें। तो अभी तक 1 इंच भी पानी नहीं है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है। अच्छा, अभी रुके हुए हैं, देखते हैं और कितना पानी होता है। वहाँ पे वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं केएमसी वाले, देखते हैं और कितना कम होता है, वेट करेंगे। कमर तक पानी आ गया है। प्रिटोरिया स्ट्रीट का तो हालत और भी खराब है। करोड़ लोग रुपया लेके घर लेते हैं इधर, लेकिन ये हालत रहेगा तो फिर कैसे लोग फ्लैट लेगा और कैसे अपना बिजनेस करेगा। गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए, थोड़ा सा अपना नजर इधर देना चाहिए, जिससे वाटर लॉग कम हो और सब आदमी नॉर्मल अस्त व्यस्त नहीं रहे जीवन अपना, सब अपने नॉर्मल अपना बिजनेस चला पाए। तेज बारिश की वजह से जाधवपुर यूनिवर्सिटी में भी पानी भर गया। शहर की सड़कों पर भारी जलजमाव ने यातायात को पूरी तरह से ठप कर दिया। ऑफिस जाने वालों को ट्रैफिक जाम की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से कोलकाता के अलग अलग जगहों में 7 लोगों की जान चली गई, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र की वजह से साउथ बंगाल के कई जिलों में 2 से 3 दिन भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। कोलकाता में मूसलाधार बारिश के बाद चारों तरफ पानी भर गया। वहीं हैदराबाद में भी लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश का पानी सड़क से लेकर दुकानों में भर गया। सड़कों पर सैलाब बहने लगा। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक क्विंटल की बाइक माचिस की तीली की तरह बहने लगी। एक भारी भरकम ऑटो की भी सैलाबी पानी के आगे एक न चली, वो भी बाइक के पीछे पीछे बह गई। तेज बारिश ने यहां भी तबाही मचाई है। शेखपेट, वनस्थलीपुरम और कृष्णा नगर में बाढ़ जैसे हालात हैं। रोड पर 2 से 3 फीट पानी भर गया। जल भराव की वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे हैं। बारिश और बाढ़ के कहर से यूपी भी नहीं बच पाया। आफत हर जगह है। तस्वीरें लखीमपुर खीरी की हैं, जहां शारदा नदी लगातार कटान कर रही है। मकान का नदी में गिरते हुए फिर एक वीडियो सामने आया। इस साल शारदा नदी के कहर से करीब 90 से ज्यादा घर, पक्के मकान नदी में समा गए। दर्जनों एकड़ खेती योग्य जमीन नदी में समा गई है। गुजरात हो या फिर एमपी यूपी, गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पंडालों में इस बार लोगों की एंट्री के लिए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। कहीं क्यूआर स्कैनर है तो कहीं पास है तो कहीं पहचान पत्र वेरिफिकेशन को लागू किया गया है, जिससे गरबा पंडालों में बवाल को रोका जा सके। अब ये तरीके कितने कारगर हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। माथे पर तिलक होगा, हाथ में कलावा होगा, वराह अवतार की पूजा करनी होगी, गौ मूत्र से अभिषेक करना होगा, तब जाकर गरबा पंडाल में एंट्री मिलेगी। शहर शहर गरबा पंडाल में एंट्री के लिए गाइडलाइन तय कर दिए गए हैं। जो इन नियमों को पूरा करेगा उसी को गरबा पंडाल में जगह मिलेगी। भोपाल में नवरात्रि के मौके पर हिंदू संगठनों के सख्त रवैये के बाद भोपाल प्रशासन भी अब सख्त हो गया है। भोपाल प्रशासन ने गरबा, डांडिया और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों के पहचान पत्र के सत्यापन का आदेश जारी कर दिया है। भोपाल प्रशासन के मुताबिक किसी को भी बिना पहचान पत्र के गरबा, डांडिया पंडालों में एंट्री नहीं मिल पाएगी। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पंडालों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। पंडाल के बाहर गंगा जल और कलावा भी रखा गया है। पंडाल में प्रवेश करने वाले हर शख्स पर
गंगा जल का छिड़काव होगा और कलावा बांधा जाएगा। उसके बगैर पहचान पत्र वेरिफिकेशन के एंट्री नहीं होगी। पंडाल के बाहर सीसीटीवी लगाना जरूरी होगा। कोई भी हथियार लेकर पंडाल नहीं जा सकेगा। नवरात्र शुरू हो चुके हैं और शुरू हो चुकी है देश भर में गरबा पंडालों की धूम, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तथाकथित गरबा जिहाद से बचने के लिए हिंदू संगठनों ने गाइडलाइन जारी की थी। उस गाइडलाइन जारी करने के बाद अब राजधानी भोपाल में कलेक्टर ने भी एक गाइडलाइन जारी की है तमाम गरबा संचालकों के लिए, जिसमें किसी भी गरबा, डांडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले जो भी समिति के लोग हैं वो किसी भी व्यक्ति को बगैर पहचान पत्र सत्यापित किए बिना उन्हें आयोजन स्थल में नहीं जाने देंगे। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा, लगाया जाना जरूरी है तमाम जगहों पर, ताकि अवांछित लोगों का प्रवेश करना जो है वो न कर पाए। भोपाल प्रशासन के आदेश पर मोहन यादव सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान आया है। विश्वास सारंग ने कहा है कि गरबा पूरी तरह से सनातन धर्म का धार्मिक अनुष्ठान है। ये कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है जहां कोई भी आकर मनोरंजन करे। देखिए, गरबा विशुद्ध रूप से हिंदू और सनातन परंपरा का देवी की अनुष्ठान, देवी की आराधना का एक धार्मिक अनुष्ठान है। ये कोई एंटरटेनमेंट शो नहीं है। और बहुत बार ऐसी खबरें आती थी कि लोग गलत ढंग से तिलक लगाकर, नकली कलावा बांधकर वहां जाते हैं और उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। जो हिंदू है, जो सनातनी है, जो सनातन परंपरा का पालन करता है, जो देवी माँ की आराधना करता है, उसी को गरबे में जाना चाहिए। बिना आइडेंटिटी के आप क्यों जाना चाहते हैं? यदि आपका मंतव्य सही है तो आप आइडेंटिटी दिखाइए। आपकी यदि पहचान सही है तो ही आप जाइए। ये धार्मिक अनुष्ठान है ना। हम केवल एंटरटेनमेंट करने के लिए या किसी गलत मंतव्य से गरबे में जाएंगे तो ये अनुमति लायक नहीं है। हम इस समय विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लखनऊ दफ्तर में मौजूद हैं और आज नवरात्र के मौके पर यहाँ पर दुर्गा कलावा बाकायदा जो पूरी टास्क फोर्स है उसका यहाँ पे बाकायदा देखिए निर्माण हुआ है। महिलाएं जो यहाँ पर मौजूद है, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, माँ दुर्गा को याद किया जा रहा है। और जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर के विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने जबरदस्त तरीके से पूरे प्रदेश में कार्रवाइयां करवाई हैं, उसको देखते हुए आज यहाँ पर टास्क फोर्स का बाकायदा गठन हुआ है। और जिस तरीके से मंत्रोच्चार हो रहा है, जिस तरीके से बहनों के हाथों पे कलावा बांधा गया है, आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बाकायदा धर्मांतरण काउंसलिंग सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है। कलावा आप लोगों ने हाथों में पहना है, किस तरीके से रक्षा करेंगी, बहनों की मदद करेंगी और इस कॉल सेंटर के जरिए आम जन तक पहुंचाएंगी अपनी बातों को? कॉल सेंटर के जरिए इस तरह पहुंचाना, जो हमारी ये बहनें, हम लोग ये टीम तैयार कर रहे हैं कि जैसे कि अभी ये 9 बहनें हम लोग तैयार हुए हैं और भी धीरे धीरे ये टीम पूरी बनती जा रही है। स्कूलों में, मार्केटों में जाकर, जैसे कि लड़कियों के साथ उनको स्कूल के माध्यम से क्या चीजें बताई जा रही, क्या नहीं बताई जा रही, लेकिन वहां पे अपने धर्म के बारे में उन्हें बताना बहुत जरूरी है। जो हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद का ये टीम जो तैयार हो रही है, ये बहनें एक बहन 20-20 लोगों के साथ जाके और 100 लोगों से मिलना है और उन्हें अपने धर्म की ताकत, अपनी शक्ति के बारे में बताना है।